हाँ, हम लोग शुरू करते हैं। आज प्रथम पेपर का पहला क्वेश्चन, व्यावसायिक नैतिकता क्या है? तो व्यावसायिक नैतिकता या व्यावसायिक आचरण से तात्पर्य है व्यावसायिक कार्य स्थल के भीतर नैतिक मानकों का उपयोग, अनुप्रयोग कर अधिवक्ता द्वारा समाज में शांति, कुशलता, मेल मिलाप का विकास कर कंपनी और कर्मचारियों के बीच बेहतरीन सेवा देना है। प्रोफेशनल एथिक्स के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, आत्मनियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण पर बल देना ताकि कुशल व्यवहारिकता बनी रहे। जिनकी तरफ से कुछ नॉइज आ रहा है वो थोड़ा सा साउंड को म्यूट कर दे। तो ये बताएं हम कि पहला पॉइंट इसमें होगा कि आत्मनियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण पर बल देना ताकि कुशल व्यवहारिकता बनी रहे। दूसरा, समाज कल्याण एवं व्यक्ति में सच्चे पुरुषार्थ के विकास के लिए भी यह जरूरी है। तीसरा, किसी का शोषण न करना एवं भेदभाव से ऊपर उठकर समूह के प्रति उचित व्यवहार करना, यही प्रोफेशनल एथिक्स के मेन उद्देश्य हैं। व्यवसाय का ना कोई उम्र होता है, ना कोई उसका निश्चित क्षेत्र, और जहां पर स्वतंत्र व्यवसाय है वहां देश विद्वेष, ईर्ष्या, कानून उल्लंघन, मानकों का दुरुपयोग जैसे नकारात्मक तत्व भी उपस्थित रहते हैं। इसी अविश्वास, कदाचार को रोकने के लिए अधिवक्ता व्यवसाय से संबंधित कानूनी उपबंधों को ईमानदारी, वफादारी और तार्किक शक्तियों के माध्यम से जीविकोपार्जन करता है। यही संपूर्ण प्रक्रिया वास्तव में व्यावसायिक नैतिकता है। इस संदर्भ में पटना हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था बीपी सिंह। इन्होंने कहा कि व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत अधिवक्ता, वकील तथा अन्य कर्मचारी ऐसा कोई कार्य न करे जिससे न्यायालय की अवमानना हो, यानी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, या व्यावसायिक कदाचार यानी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो। इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था एससी अग्रवाल, ने भी कहा है कि अधिवक्ता न्यायालय के ऑफिसर्स होते हैं और विधि के अनुरूप उन्हें ही न्यायाधीश के रूप में चुना जाता है, जैसे कॉलेजियम व्यवस्था के अनुसार होता है। अतः उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहें और वे केवल पक्षकार के प्रति नहीं बल्कि विपक्ष के प्रति भी ईमानदार रहें। ये प्रोफेशनल एथिक्स के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। अब जो है हम इसमें अध्ययन करेंगे कि व्यावसायिक जो नैतिकता है, प्रोफेशनल एथिक्स है, इसको पूर्ण बनाने में उत्तरदायी तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला पॉइंट होगा पारदर्शिता, दूसरा पॉइंट होगा ईमानदारी, तीसरा पॉइंट होगा वफादारी, चौथा पॉइंट होगा विश्वसनीयता, पांचवा पॉइंट होगा प्रतिष्ठा, छठा पॉइंट होगा समानता, सातवां पॉइंट होगा व्यवहारिकता, आठवां पॉइंट होगा निष्पक्षता और नौवां पॉइंट होगा उत्कृष्टता। इस पॉइंट को 9 गो डायग्राम बना दीजिए और सारा डायग्राम को एक एक दो लाइन लिख दीजिए। जैसे पारदर्शिता, पारदर्शिता क्या है? यह ग्राहकों और कंपनी के बीच एक अच्छा रिलेशन बनाता है,
कंपनी का मतलब यहाँ बार एसोसिएशन से है, ठीक है। ईमानदारी यह तय करती है कि कंपनी अपने ग्राहकों के बीच कितना वफादार है। तीसरा पॉइंट, वफादारी। वफादारी अनिवार्य रूप से कंपनी और ग्राहकों के बीच प्रगाढ़ और आत्मिक संबंध बनाती है। चौथा, विश्वसनीयता का अर्थ है उच्च क्वालिटी, उच्च भरोसा और बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर टॉक, ये विश्वसनीयता का प्रतीक है। आगे पांचवा पॉइंट है प्रतिष्ठा। इसी के कारण कोई कंपनी दीर्घायु या व्यक्तित्व का विकास होता है। माने कोई अगर वकील अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलता है, तो वही उसकी प्रतिष्ठा है एवं नाम के आधार पर ही उसका परिणाम मिल जाता है। आगे समानता। समानता का सिद्धांत अर्थात प्रतिस्पर्धा के दौर में गलत तरीकों का प्रयोग ना करें तथा सभी के साथ समानता का दृष्टिकोण रखें। आगे व्यवहारिकता। व्यवहारिकता ही किसी के व्यक्तित्व को निखारती है एवं समाज में एक अलग अस्तित्व प्रदान करती है जो दूसरों से भिन्न होती है। आगे निष्पक्षता। निष्पक्षता का अर्थ है वाद विवाद में एक पक्षकार का बात रखकर या दूसरों को हराना, यही चीज अधिवक्ता का कार्य नहीं है, बल्कि उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका निभाना होता है। अधिवक्ता को निष्पक्ष रूप से वो न्याय के प्रति समर्पित होना चाहिए, पर ऐसा कम देखा जाता है क्योंकि जब दो व्यक्ति को बीच लड़ाई होता है तो एक व्यक्ति जब जीतने का प्रयास करेगा तो दूसरा का केवल अवगुण दिखाएगा, उसका गुण नहीं दिखाएगा। लेकिन एक सच्चे और कुशल अधिवक्ता का कि कोई अगर निर्दोष है तो उसको निर्दोष बताया जाए, अगर कोई दोषी है तो उसका साथ न दिया जाए, यही है निष्पक्षता, ठीक है। आगे उत्कृष्टता। उत्कृष्टता का अर्थ है बेहतर नीति, बेहतर प्लान, बेहतर सेवा, बेहतर प्रदर्शन। इस प्रकार उत्कृष्टता सर्वोत्तम तरीकों को खोजती है। इस प्रकार इस व्यवसायिक नैतिकता के संबंध में एक वाद आया था जिस वाद का नाम था हाजी मुस्तफा बनाम जर्दा मामला। ये 1996 में आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि अधिवक्ता का व्यावसायिक नीतियां अत्यंत गरिमा एवं गुणवत्ता का व्यवसाय है और ऐसी गुणवत्ता को उत्कृष्ट और गरिमामय बनाने हेतु उन्हें अपने कार्य को सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से करनी होगी, तभी न्याय और न्यायालय की गरिमा बनी रहेगी एवं व्यावसायिक नैतिकता दीर्घकाल तक दीर्घायु बनी रहेगी। ये आपका हुआ व्यावसायिक नैतिकता के बारे में। आपको मेन प्रोविजन है 2 पन्ना का है, इतना ही पोजीशन लिख दीजिएगा तो आराम से आपका 4 पन्ना जो है वो भर जाएगा और सामने वाला समझ जाएगा कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या कहता है। इसको लड़का जो है ये जान रहा है। दूसरा आपको टॉपिक है लीगल प्रोफेशन, विधिक व्यवसाय क्या है। पहला हम लोग क्या पढ़े कि व्यवसायिक नैतिकता क्या है, व्यवसाय में कैसा आचरण होना चाहिए, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि लीगल व्यवसाय माने विधिक व्यवसाय क्या है, कानूनी व्यवसाय क्या है। तो दूसरा टॉपिक पर हम लोग आते हैं। तो इसमें लीगल प्रोफेशन में हम लिखेंगे कि विधि शब्द जितनी छोटी है उसका क्षेत्र उतना ही विशाल है। यह नियमों, उपनियमों एवं अधिनियमों का एक भव्य मकड़ जाल है जिसे समझना एक द्रूह और क्लिष्ट कार्य है। विधि के नियमों को समझने के लिए एक विधि विशेषज्ञ या उत्कृष्ट अधिवक्ता की जरूरत होती है जो वक्त बेवक्त अपने वादी या प्रार्थी को उचित सलाह देकर अपने ज्ञान का प्रयोग व्यवसाय के रूप में कर
अपने जीविकोपार्जन करते हैं और यही व्यवस्था और यही प्रक्रिया मुख्य रूप से विधि व्यवसाय है। तो विधि व्यवसाय के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, लोगों को कानूनी जानकारी या सलाह देना ताकि वे अपने अधिकार को समझ सकें, और दूसरा, समाज में न्याय व्यवस्था की समरसता को कायम कर समाज में शांति एवं समानता का भाव लाना। इस तरह अधिवक्ता का अपने पक्षकार की पैरवी विधि व्यवसाय है। इसके तहत अधिवक्ता कानूनी सलाह एवं अपने प्रार्थी को न्याय दिलाने में जो पारिश्रमिक लेता है और अपने कार्य को बिजनेस बना लेता है, विधि व्यवसायी को हम अधिवक्ता, प्लीडर, वकील, एडवोकेट आदि के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इनको देखते हैं बैरिस्टर भी कहा जाता है। अब है कि ये विधि व्यवसाय की क्या विशेषता है। तो विधि व्यवसाय की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस व्यवसाय का क्षेत्र अति विशाल है। दूसरा, इसमें सेवा और व्यवसाय दोनों के रूप दिखते हैं। माने इसमें एक तरफ से हम किसी का मदद भी करते हैं और दूसरी तरफ से कुछ कमाई का स्रोत भी हमको मिलता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें विधि विशेषज्ञ को मानव के विभिन्न संव्यवहारों का ज्ञान होता है। माने किस किस तरह का प्रॉब्लम एक विधिवेता के सामने आता है, उसको संपूर्ण ज्ञान होता है, जो समाज को शांति व्यवस्था देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा, इस व्यवसाय में बार और बेंच के बीच संबंध प्रगाढ़ होते हैं। आगे छठा, कानूनी व्यवसायी न्यायालय के अधिकारी माने जाते हैं। आगे अधिवक्ता को ही जज बनाया जाता है, इसलिए इसमें न्यायिक श्रेष्ठता को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया जाता है। अब भारत में जो लीगल प्रोफेशन है उसका क्या इतिहास है। तो प्राचीन भारत में हम देखते थे कि कबीला प्रमुख, मध्यकाल में राजा और महाराजा अपने सलाहकार एवं मंत्रिमंडल के साथ सलाह करके न्याय करते थे। इस काल में न कोई विधि ज्ञाता था, न कोई लिखित कानून था, न कोई विधि विशेषज्ञ था। वास्तव में जो लीगल प्रोफेशन है, इसको एक व्यवसाय के रूप में मान्यता ब्रिटिश अधिकारियों ने दिया, जो पूर्ण रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करके प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भारत में वो लोग आए थे। उन्होंने विधिक व्यवसाय को आगे बढ़ाया। तो पूरे विधिक व्यवसाय जो है, लीगल प्रोफेशन है, इसको दो कालों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक काल को रखा गया है 1726 से लेकर 1900 तक, माने 1900 ईस्वी तक का काल, माने 1726 से लेकर 1900 ईस्वी तक का काल, और दूसरा है 1900 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक का काल। तो सबसे पहले हम लोग 1726 माने 1726 से 1900 ईस्वी तक क्या प्रमुख लीगल प्रोफेशन के रूप में कार्य किया गया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, फिर बाद में उधर पॉइंट करेंगे। तो इसमें 1726 से 1900 ईस्वी तक के बीच का हम लोग लीगल प्रोफेशन का क्या इतिहास है वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम 1726 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में मेयर न्यायालय की स्थापना की गई। दूसरा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये सब न्यायालय का एक व्यवस्थित रूप दिख रहा है। आगे 1793 में चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के सदर दीवानी में वकीलों का नाम सूचीबद्ध किया गया। माने सर्वप्रथम 1792 में एडवोकेट जो है वो विधिवत रूप से न्यायालय में आए, माने उन लोग का एक बार काउंसिल में सूचीबद्ध नाम किया गया। आगे
1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में विधिक व्यवसाय के संबंध में अनेक नियम, उपनियम और उपबंध बनाए गए। आगे 1853 का लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी एवं बैरिस्टर को सदर अदालत में अभिवचन करने का अधिकार प्रदान किया गया। उससे आगे 1861 के चार्टर एक्ट में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। आगे 1879 के लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत एडवोकेट और वकील को 2 वर्गों में बांट दिया गया। ये 7 जो कंडक्ट है, ये 7 पॉइंट आप लिखेंगे 1726 से 1900 तक क्या विधिक व्यवसाय के रूप में बातें आई, इसको लिखना है। अब आगे टॉपिक है 1900 से 1961 के बीच में क्या विधिक व्यवसाय के संबंध में कानून बने। तो इसमें सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1926 के तहत सर्वप्रथम पहली बार सर एडवर्ड चेमियार के अध्यक्षता में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। दूसरा पॉइंट, 1951 में प्रथम लीगल कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस.आर. दास की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर स्टेट बार काउंसिल की स्थापना पर बल दिया गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे 1961 में विधिक व्यवसाय को कानूनी मान्यता देने हेतु अधिवक्ता अधिनियम 1961 एक्ट पारित किया गया और इसका उद्देश्य था बार काउंसिल को मजबूत बनाना। इस अधिनियम के तहत 3 धाराओं पर बहुत महत्वपूर्ण बल दिया गया था। पहला धारा 29, दूसरा धारा 30 और तीसरा धारा 33। तो धारा 29 इसका एक ये बना देंगे, डायग्राम बना देंगे और धारा 29 में कहेंगे कि किसी भी को भी अधिवक्ता बनने के लिए LLB होना बहुत जरूरी है और बार काउंसिल में उसका नाम दर्ज होना भी बहुत जरूरी है। ये धारा 29 कहती है। उसी तरह धारा 30 क्या कहती है? धारा 30 कहती है कि अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत कर सकता है। और उसी में है दूसरा कि ये कोई भी ट्रिब्यूनल में साक्ष्य लेने का सक्षम अधिकारी होता है। माने कोई भी अगर सरकार स्वतंत्र एक ट्रिब्यूनल बनाती है तो उसमें इसको पावर आ जाता है कि किसी से भी ये साक्ष्य लेने का अधिकारी होता है और उसका साक्ष्य को अप्रूव्ड करता है कि ये सही है। और तीसरा धारा 33, धारा 33, इसमें क्या है कि किसी भी अधिवक्ता को ही यह अधिकार होगा कि वो केस को फाइल कर सकता है, वकालतनामा पर साइन कर सकता है और जज के सामने बहस कर सकता है। जो अधिवक्ता नहीं है वह वकालत करने का अधिकारी नहीं होगा। तो ये जो है ये विधिक व्यवसाय का पूरा इतिहास है। ये भी आप जितना हम बताएं उतना अगर लिखिएगा तो 5-6 पन्ना एनफ है। तो जो भी हम आप लोग को जिनको भी हम नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसी नोट्स को डिटेल है, उसी का ये एक पन्ना में सॉर्ट किया हुआ है। जिन कौन सा लोगों को नोट्स देखिए हम कॉलेज में लाए थे, हमें करीबन 8 पीस का ऑर्डर था, तो 8 पीस हम कॉलेज में लाए थे और कॉलेज में सबको दिए। जिनको नहीं पता था वो कोई भी जहां जहां पर है वहां से वो ना बताएं कि कहाँ है और कैसे उन पर तक नोट्स हम पहुंचेगा। एक मिनट, नोट्स आप ये सर व्हाट्सएप नहीं कर सकते हैं?